हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज क्लास 10th के सेकंड वीडियो में। तो हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग सेकंड वीडियो पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो सेकंड वीडियो है वो है ज्योग्राफी का, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो देखिए इस चैप्टर में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे संसाधन किसको बोलते हैं। तो संसाधन का अर्थ होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो, है ना। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, है ना, जैव और अजैव। तो आप पढ़े होंगे उत्पत्ति के आधार पे, है ना, और कई प्रकार के आप संसाधन पढ़े होंगे। तो आपके पास इस चैप्टर में से जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर करवाएंगे, तो यहाँ के इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, वो क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है, इसका डी बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो आगे क्या बोल रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग संसाधन होता है। तो आप जानते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग संसाधन को आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है चट्टान, खनिज, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन का योग्य होता है जिसके प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा, है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा को जो है वो रैगर मृदा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में सर्वाधिक कपास के उत्पादन होता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि 3 तक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। बोलता नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा मतलब जानते हैं जिसका निर्माण जल के साथ होता है, यानी बहता हुआ जल के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी खादर। किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है ना। तो किस मिट्टी में, तो यहाँ पे देखे होंगे, पढ़े होंगे कि मिट्टी की प्रकार, तो 6 प्रकार के मिट्टी पढ़े होंगे, लेकिन लोह धातु की अधिकता जो होता है वो लाल मिट्टी में होता है। तो ये भी आंसर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ चूँकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो, है ना। जूम करके मैं पढ़ा रहा हूँ चूँकि आप इसको वीडियो को रोक कर क्वेश्चन आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए सबसे पहले हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लौह किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह जो है अनवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पढ़े होंगे, है ना। तो लोहा किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। परीक्षक अगर रिटर्न के दृष्टिकोण से पूछे तो बांगर और खादर का में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये दोनों जलोढ़ मिट्टी है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। तो किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो बांगर मृदा, है ना, यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बांगर। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9th की बात करें तो आइए 9th में जल्दी से आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है ना। तो भारत का हमारा मानते हैं जो कुल क्षेत्रफल है ना, उस क्षेत्रफल पे, है ना, कुल मिलाकर 27% भाग जो है वह पठार पाया जाता था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो उसको 2 प्रकार में बांटा गया है ना, समाप्यता के आधार पर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, है ना, किस वर्ष किया गया था। तो 1992 में, है ना, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य विषय था ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो इस चैप्टर में मात्र 12 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इधर पे कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस भूमि पे खेती की जाती है, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा कृषि योग्य भूमि। तो क्या होगा यहाँ पे इसका ए नंबर, कृषि योग्य भूमि,
है ना। तो आप 12 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हम लोग उसके बाद दूसरा पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइप होगा, है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नाम से, टॉपिक से बड़ा क्लियर है कि इसका आंसर हमको शॉर्ट में लिखना है ना। तो बोलता मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दीजिए, है ना, जिसका निर्माण मानव ने किया है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन का यहाँ जो आंसर दिया हुआ है, इसके अलावा आप कुछ दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं। तो पहला उद्योग हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, मकान हो जाएगा, बांध हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। ये सब किसके साधन है? मानव निर्मित संसाधन, यानी इसका निर्माण मानव ने किया है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, 14 नंबर देखेंगे हम लोग। तो जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को क्या बोलते हैं हम लोग? जलोढ़ मृदा। जो मृदा का मतलब क्या समझ रहे? मिट्टी। जो मिट्टी नदी के द्वारा लाई जाती है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी जल के साथ बहकर आती है पानी और आगे की दिशा में चले जाती है, और जल मिट्टी उसका वहीं पे रुक जाता है। तो जलोढ़ मृदा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मृदा होता है ना। अब बता, लेटराइट मृदा किस फसल के अधिक उपयुक्त है? इसका अर्थ क्या हुआ कि लेटराइट मिट्टी में कौन सा फसल जो है अधिक मतलब उत्पादन होता है? तो लेटराइट मृदा में काजू, देखिए मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, काजू सबसे अधिक उपयुक्त है उसके लिए। और आप जानते हैं कि काजू जो है वो कितना महंगा है। तो काजू के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो लेटराइट मिट्टी चाहिए, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर और आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? है ना। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग खादर बोलेंगे और दूसरा को हम लोग बांगर बोलेंगे। खादर और बांगर, देखिए तो आपको थोड़ा मिट गया, मैं फिर से मैं बता देता हूँ। तो पहला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो आपका हो जाएगा खादर और दूसरा हो जाएगा बांगर, है ना। खादर और बांगर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा क्वेश्चन में, खादर और बांगर का अंतर डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त की जाती है? तो काली मृदा जो है कपास के लिए, अभी बताए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, इसीलिए काली मृदा को, है ना, कपासी मृदा भी कहते हैं। समझ रहे ना कि काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि क्लास 10th का एकदम परीक्षा के अंतिम समय तक आपको मैं तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करवाता रहूँगा। इसीलिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कि ताकि हर एक बच्चा के बेहतर तरीक़ा से तैयारी हो सके, है ना। तो इसके बाद मैं एक एक चैप्टर लाने के बाद इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा, मैं साइंस का वीडियो लाने जा रहा हूँ, है ना। सभी विषय का वीडियो इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप और बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर सकें, है ना। चूँकि इस बार के एग्जामिनेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों टाइप्स में स्टूडेंट का जो परसेंटेज है ना, बेहतर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, है ना। और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक एक सेकंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? तो 18 एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 18 बोल रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय वन नीति 1952, देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है। उसके अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पे, यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है उस पर 33% वन का होना अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, है ना, कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33%, देखिए तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपके 33% वन पर होना आवश्यक है।
तो आइए, ये आपको दो टाइप्स का इस चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ। पहला जो आप समझे हैं वो समझे MCQ, यानी 1 क्वेश्चन गिवन देयर 4 ऑप्शन। और दूसरा आप, है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप समझे हैं। तो हम आपके साथ इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, आप प्रश्न उत्तर अगर आप बढ़िया से समझ जाएंगे, है ना, तो एग्जाम में बहुत बेहतर तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना, तो डिस्कस करते हैं हम लोग सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। समझिएगा, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। क्या बोलता है सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे। यानी ऐसी विकास जो हमारा पर्यावरण है ना, उस पर कोई मतलब कोई उस पर नुकसान ना हो, है ना, और हमारा वर्तमान में विकास प्रक्रिया चलता रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बना रहे। यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उस उन उपलब्ध संसाधनों को भावी पीढ़ी तक बनाए रखना, या सभी कंप्लीट जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं किस पर, है ना, थोड़ा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे थे 19 के ऊपर बात कर लेते हैं, 20 के ऊपर बात कर लेते हैं, 19 हो चुका है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन जैक में कई बार पूछ चुका है ना, इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या बोल रहा हूँ उसे। यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना, कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये क्वेश्चन ना जैक में ये कई बार पूछा ये क्वेश्चन, इस दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस संसाधन का उपयोग बार बार किया जाए, है ना। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जिस संसाधन का प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन संसाधन का पुनः निर्मित प्राकृतिक द्वारा पुनः किया जा सकता है ना। अनवीकरणीय संसाधन उदाहरण पेड़ पौधों, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि इन संसाधन को प्रयोग करने के बाद इसे पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। जैसा सौर ऊर्जा जी, आपके घर में मान लेते हैं कि सौर ऊर्जा से लाइट जलता है, तो क्या रात में लाइट जला तो क्या अगले रात को नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि फिर सुबह धूप उगेगा तो फिर आपका सोलर प्लेट चार्ज हो जाएगा, तो उसको दोबारा पुनः प्राप्त कर लिए हम, है ना। उसको बोलेंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद, है ना, समाप्त हो जाता है, समझे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, हम लोग नवीकरणीय समझ रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन का बेसिकली, इसको छोड़िए, मैं दो तरीका से बात कर लेता हूँ, ठीक है। जिन संसाधनों का पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जिन संसाधनों का पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, यानी उसके प्राप्त होने में काफ़ी ज़्यादा क्या लगता है? समय लगता है। जैसे कोयला, है ना, कोयला ये हमारे पास सीमित है और हमारा एक बार कम समाप्त हो जाएगा, तो इसे पुनः प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा क्या लगता है? समय लगता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 की और ये, तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। ये क्या होता है? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन का क्या अर्थ होगा? तो अजैव का अर्थ होगा जिसमें, है ना, जीवन व्याप्त नहीं हो, उसे अजैव संसाधन कहेंगे, और जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे जैव संसाधन कहेंगे, है ना। जैसे पशु, मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे सभी जैव संसाधन है, क्योंकि, है ना, इसमें क्या है? जीव व्याप्त है। तो देखिए यहाँ पे नवीकरणीय अनवीकरणीय मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इन प्रश्नों पे दोबारा मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको आसानी से समझ गए भी होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 23 के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो 23 क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, बिना प्लानिंग वे में प्रयोग करेंगे, तो उसके ऊपर क्या समस्या उत्पन्न होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से
वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा होगी, जैसे भूमंडलीकरण, ताप, ओजोन परत, है ना, पर्यावरण प्रदूषित, ये सारे। तो ओजोन परत क्या है कि हम लोग देखेंगे पर्यावरण असंतुलन के कारण, है ना, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी पे ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना, जिससे हमारा जो ओजोन लेयर वो छिद्र हो जाएगा, और उसके जो हानिकारक जो किरणें हैं वो सीधा पृथ्वी पे पड़ेगा, जिससे जीव जंतु, है ना, विनाश हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्लियर हो गया होगा। काली मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? चलिए आप मुझे बताएंगे कि काली मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, चूंकि मैंने आपके साथ अभी मैंने डिस्कस किया है। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि काली मृदा में क्या पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण, है ना, काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की बड़ी पैमाने पे खेती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको समझ में आ गया होगा। 25 की ओर आते हैं तो बोलता भू अपर्दन किसे कहा जाता है? तो अपर्दन का अर्थ होता है कटाव, है ना। अपर्दन का अर्थ क्या होगा? कटाव, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बोलता है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। प्राकृतिक कारणों से, मानव निर्मित कारणों से मिट्टी की ऊपरी सतह बहाव हो जाता है, जिसको हम लोग मृदा अपर्दन कहते हैं। तो प्राकृतिक कारण क्या है कि जब कहीं कहीं बाढ़ आता हो या जल स्तर बढ़ जाता हो तो उसका ऊपर का जो परत है ना, वो बहकर कहीं और चल जाता होगा। मनुष्य क्या करता है, भूमि के जो ऊपरी सतह है उसको कट करके, है ना, वो मिट्टी को कहीं और लेकर जाता है, दूसरे उपयोग में लगाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? मृदा अपर्दन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बेसिकली समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन आंसर संभव नहीं है। तो आइए सबसे पहला बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर आपका टोटल 29 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं कुछ इन सभी क्वेश्चनों पर थोड़ा मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि, है ना, आप वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप जो है सो देखने में परेशानी, है ना। तो लंबा जो वीडियो होता तो जैसा देखेंगे 1 घंटा का वीडियो, बस आप उसको प्ले ही नहीं करेंगे, डर जाते हैं। इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, इंटरेस्टेड वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आपकी तैयारी और बेहतर तरीक़ा से हो। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होगी? तो आज देखेंगे विश्व में भाग दौड़ की जिंदगी, है ना, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है ना, अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, अधिक से अधिक, है ना, सामुदायिक वस्तुओं को पाना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का दोहन कर रहा है, अगर नहीं भी जरूरत है फिर भी उसका प्रयोग कर रहा है। संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, जिसके समाज अमीर और गरीब 2 वर्गों में बढ़ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ है? यहाँ पे संसाधन है तो कुछ अमीर लोगों के पास और कुछ ही गरीब लोगों के पास। तो हमारे पास समाज में उपलब्ध संसाधन, उस पर सबसे ज़्यादा कब्जा किसी के है? तो अमीर वर्गों की है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां पैदा हो जाएगी, भावी पीढ़ी के लिए जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे पेड़ पौधा हमारे एक प्राकृतिक संसाधन है, अगर उसको अंधाधुंध कटाई करेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग यानी ओजोन परत की क्षय होने की का मतलब ये संभावित कारण बने रहेंगे, है ना। तो प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, पूरे विश्व के प्रदूषण की मात्रा लगातार वृद्धि हो रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और जिसमें प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, ये सारा किसके कारण हो रहा है? संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण, है ना। तो ये वाला टॉपिक आप लिख लेंगे, या तो आप ना इसको आप कॉपी में वीडियो को रोक कर अगर आप लिख लिए, फिर भी आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 डिस्कस करते हैं, है ना। और उसके शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 29 डिस्कस करूँगा। ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो को देखकर कॉपी में नोट्स बनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव तो आपको बिना खाली आप वीडियो को देख लीजिए तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। आइए तो हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। तो वनोन्मूलन, इसका अर्थ क्या हुआ, है ना? इसका अर्थ हुआ वृक्षों की अत्यधिक कटाई, है ना।
वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण जो है ना, वनों को क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनों को क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है। अति पशुचरण, है ना, अति पशुचरण के कारण भूमि जो क्या हो रहा है, निम्नकरण हो रहा है ना। खनन, खनन आप जान रहे हैं, जैसे कोई खनन का अर्थ होता है भूमि के नीचे वाला भाग से खुदाई करके निकालना, जिसके कारण है ना भूमि क्या हो रहा, मतलब भूमि निम्नकरण होता जा रहा है। अधिक सिंचाई के कारण हो रहे हैं, अधिक औद्योगिक जल निकास के होने के कारण जिसका अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो जल से बाहर निकलता है, बहाव के कारण वो मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण मिट्टी क्या हो रहा है, निम्नकरण होता जा रहा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आज 29 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और कम समय में मैं बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजेंगे जितने लोग हैं जो 10th की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी सतह को यानी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, चरगाहों का उचित प्रबंध करना चाहिए, पशुचरण पर नियंत्रण करना चाहिए, और रेतीली मिट्टी और कांटेदार जो झाड़ियां हैं उसे लगाना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी को जो है वो जड़ उसका होल्ड करके रखेगा, जिससे मिट्टी का बहाव कम हो। ढाल वाली भूमि सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए। तो सीढ़ीनुमा खेती का अर्थ होता है एक खेत के नीचे ऊपर है तो उसका नीचे, फिर उसका नीचे, फिर उसका नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेत। यानी कम जल में अत्यधिक सिंचाई किया जा सकता है। और बंजर भूमि का हमको क्या करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए, और औद्योगिक जल का परिष्करण है ना विसर्जित सही तरीका से करना चाहिए, ना कि उसको नदियों में बहा देना चाहिए, ना कि यानी मिट्टियों में उसको मिला देना चाहिए। तो उपयुक्त कारणों से कारण हम जब मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। अगला वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा पॉलिटिकल साइंस का, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।